Hi students, welcome to study with me. Here I have brought the video of class 7 science and I'm going to discuss the chapter 9, that is respiration in organisms. So let's get started. सबसे पहले हम बात करेंगे कि रेस्पायरेशन क्या होता है। तो रेस्पायरेशन एक लाइफ प्रोसेस है। जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको अलाइव रहने के लिए कुछ प्रोसेसेस को परफॉर्म करना पड़ता है, जैसे कि दे परफॉर्म न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन एंड ऐसे ही एक लाइफ प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं रेस्पायरेशन। और दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनी लिविंग बींग्स इन दिस वर्ल्ड। विदाउट दिस प्रोसेस नो लिविंग बींग कैन सर्वाइव। तो इसके बिना कोई भी लिविंग बींग सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो लेट्स सी रिस्पायरेशन क्यों होता है और कैसे होता है, और अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में रिस्पायरेशन कैसे परफॉर्म किया जाता है। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर में कोई भी ऑर्गेनिज्म रिस्पायर करता क्यों है। तो इसके लिए आप जानते हैं कि जितने भी दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक बहुत ही छोटे स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट से बने हुए हैं जिनको हम सेल्स कहते हैं, राइट। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ cells, and these cells have different functions to perform in these organisms such as digestion, respiration, transportation and excretion। और आपको पता है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो सेल्स होते हैं उन्हीं के अंदर काफ़ी सारे फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं ना। सेल्स आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी लिविंग बीइंग। तो कोई भी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए सेल्स को एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। कोई भी काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो सेल्स ऑल्सो नीड एनर्जी। तो सेल्स को भी ये सारे लिविंग प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए होगी। तो ये एनर्जी उन्हें कहाँ से मिलेगी? फ्रॉम वेयर डू वी गेट दैट एनर्जी? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी के लिए कुछ जैसे कि कोई भी एनर्जी के लिए हमें फ्यूल चाहिए होता है, उस फ्यूल को जब हम बर्न करते हैं तो एनर्जी जनरेट होती है। ठीक वैसे ही हमारी सेल्स को भी फ्यूल चाहिए होता है, कोई रिसोर्स चाहिए होता है, वहाँ से वो एनर्जी ओरिजिनेट करते हैं, क्रिएट करते हैं। तो हमारी सेल्स के लिए एनर्जी का जो रिसोर्स होता है वो फूड होता है, इट इज़ फूड, राइट। हम फूड क्यों खाते हैं? क्योंकि फूड इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी। तो अब ये फूड से एनर्जी निकालने के लिए टू रिलीज आउट द एनर्जी फ्रॉम द फूड in which that energy is stored, our cells need to perform a chemical reaction। तो उस फूड को ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज़ करने के लिए ऑर्गेनिजम्स को एक परफॉर्म करना पड़ता है, एक प्रोसेस। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिस्पायरेशन कहते हैं, ठीक है। तो आपको अभी समझ में आ रहा होगा कि रिस्पायरेशन एक ऐसी एक्टिविटी है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू फूड को ब्रेक डाउन करके उससे एनर्जी जनरेट करता है हमारा सेल, ताकि वो उसे जो भी जितना भी फंक्शन करना हो वो उस एनर्जी को यूज़ करके परफॉर्म कर सके। रेस्पायरेशन में 2 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। ये 2 प्रोसेसेस में कंप्लीट होता है रेस्पायरेशन। एक को हम बोलते हैं इंटरनल रेस्पायरेशन और दूसरे स्टेप को हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। तो हम इसके बारे में देखेंगे कि इंटरनल रेस्पायरेशन क्या होता है। इंटरनल रेस्पायरेशन को हम सेल्यूलर रेस्पायरेशन भी कहते हैं। So we'll talk about what is cellular respiration. Cellular respiration can be defined as the process in which the food that we eat is broken down inside the cells। देखिए इसमें क्या होता है कि सेल्यूलर रिस्पायरेशन जो होगा वो सेल के अंदर परफॉर्म किया जाएगा। और इसमें होता क्या है कि जो भी फूड हम खाते हैं उस फूड को सेल के अंदर ब्रेक डाउन किया जाता है। हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स होते हैं उन सब में सेल्यूलर रेस्पायरेशन होता है। मतलब उन हर एक सेल्स के अंदर जो है वो फूड को ब्रेक डाउन किया जाता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और उसी एनर्जी को यूज़ करके सेल्स अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। अब आप जानते हैं कि सेल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे
स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल। तो सेल्यूलर रिस्पायरेशन सेल के अंदर कहाँ पर होता है, तो एक ऑर्गेनेल होता है जिसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द साइट इन द सेल इन विच द रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस। इसमें होता क्या है कि जो भी फूड है उसको अगर ब्रेक करना है तो उसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। टू ब्रेक डाउन द फूड कम्प्लीटली द सेल्स नीड अ गैस दैट इज़ कॉल्ड ऑक्सीजन O2। तो जब ये जो भी फूड है अगर वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो फिर इट विल ब्रेक डाउन, तो वो ब्रेक हो जाएगा और फिर उसके ब्रेक होने से ही एनर्जी लिबरेट होगी। एनर्जी तो निकलती ही है, एक वाटर भी उसमें प्रोड्यूस होता है और एक और गैस प्रोड्यूस होती है इस प्रोसेस में जिसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होती है तो इसको हम वेस्ट प्रोडक्ट बोलते हैं। वाटर तो यूज़फुल होता है तो हमारी बॉडी में यूज़ हो जाता है, तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी क्या कर देती है, रिलीज़ आउट कर देती है। यहाँ पर आप इक्वेशन देख सकते हैं, रिलीज़ ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग सेलुलर रिस्पायरेशन। ठीक है, एक्चुअली में जो फूड ब्रेक डाउन होता है हमारी सेल्स के अंदर वो एक तरीके का सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है जिसको हम ग्लूकोज बोलते हैं। ठीक है, जो भी हम खाते हैं तो उसको पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है, फिर वो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है इन द सेल टू प्रोड्यूस एनर्जी। तो देखिए ये ग्लूकोज है जो हमने खाया था, उसमें से ग्लूकोज निकला और फिर उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया गया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, एनर्जी रिलीज़ हो रही है और इसके साथ साथ एक वेस्ट प्रोडक्ट भी बनता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और एक बाई प्रोडक्ट बनता है वाटर। ठीक है, यहाँ पर ये दिस इज़ द फार्मूला ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 और 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज़ नीडेड टू ब्रेक डाउन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। और यहाँ पर देखिए 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनता है। तो दिस इज़ द सेल्यूलर प्रोसेस और ये सारा प्रोसेस सेल के अंदर परफॉर्म किया जाएगा। अभी आपने देखा कि ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। समटाइम्स बिना ऑक्सीजन के भी ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो सकता है। तो इसी बेसिस पर रिस्पायरेशन को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, एरोबिक रिस्पायरेशन और एनएरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट होती है, मतलब ग्लूकोज को ब्रेक किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन एनएरोबिक रिस्पायरेशन में क्या होता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन जो होती है वो एब्सेंट होती है, बिना ऑक्सीजन के ही ग्लूकोज को ब्रेक किया जाता है। लेकिन होता क्या है कि ऑक्सीजन अगर नहीं प्रेजेंट होती है तो ग्लूकोज पूरी तरीके से कम्प्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होता है। तो क्योंकि ये कम्प्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होता है तो इसलिए इसमें एनर्जी भी कैसी होती है, लो अमाउंट, काफ़ी कम एनर्जी लिबरेट होती है। एरोबिक रेस्पायरेशन में क्योंकि ग्लूकोज ऑक्सीजन की हेल्प से ब्रेक डाउन किया जाता है तो वो कम्प्लीटली ब्रेक होता है, इसलिए इसमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट होती है। ह्यूमन बींग्स एंड मेनी अदर एनिमल्स अंडरगो एरोबिक रेस्पायरेशन। तो इंसानों में और ज़्यादातर जो हायर क्लास ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें एरोबिक रेस्पायरेशन परफॉर्म करते हैं उनके सेल्स। लेकिन कुछ लोअर क्लास ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे ईस्ट है तो उनके अंदर एनएरोबिक रेस्पायरेशन देखने को मिलता है और कभी कभी ह्यूमन बींग्स में भी एनारोबिक रेस्पायरेशन देखने को मिलता है। तो कौन सी वो सेल्स होती हैं ह्यूमन बीइंग में जो एनारोबिक रेस्पायरेशन परफॉर्म करती हैं, तो वो होती है मसल सेल्स। हमारी बॉडी में जो मसल सेल्स होती हैं जब हम उनसे बहुत ज़्यादा कॉन्टीन्यूसली काम करवाते हैं तो उन्हें जल्दी जल्दी से कॉन्टीन्यूसली एनर्जी प्रोड्यूस करनी पड़ती है। तो जल्दी क्योंकि उन्हें कॉन्टीन्यूसली एनर्जी प्रोड्यूस करना है तो ऑक्सीजन की सप्लाई स्लो हो जाती है ना, ऑक्सीजन पूरा कम्प्लीटली एनफ अमाउंट में नहीं पहुंच पाता है, तो बिना ऑक्सीजन के भी वो एनर्जी प्रोड्यूस करने लगते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एनारोबिक रेस्पायरेशन। ठीक है, और देखिए एरोबिक रेस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट और वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज़ होता है। लेकिन अगर हम एनारोबिक रेस्पायरेशन में बात करें तो ईस्ट की अगर के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो यहाँ पर एक बाई प्रोडक्ट रिलीज़ होता है जिसको बोलते हैं एथेनॉल, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ होता है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं इक्वेशन ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और एनर्जी रिलीज होगी। और यहाँ पर आप देखेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में देखिए ग्लूकोज जो है यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है, ठीक है, ऑक्सीजन इज़ नॉट प्रेजेंट। डायरेक्टली इसको विदाउट ऑक्सीजन ब्रेक किया जा रहा है तो एक बाई प्रोडक्ट बन रहा है जिसको हम बोल रहे हैं एथेनॉल। इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH और एक वेस्ट प्रोडक्ट बनेगी 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और ऐसा किस में हो रहा है? ईस्ट में। एनारोब्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बिना ऑक्सीजन या बिना एयर के भी सरवाइव कर सकते हैं, इनको हम एनारोब्स बोलते हैं। एनारोब्स वो क्यों हैं? क्योंकि वो एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं और बिना ऑक्सीजन के ही उनको एनर्जी मिलती है। जैसे कि ईस्ट एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और बिना ऑक्सीजन के भी ये सरवाइव कर सकता है। और जब ये एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है तो एथेनॉल नाम का एक बाई प्रोडक्ट बनता है और यही एथेनॉल को हम इस्तेमाल करते हैं टू मेक वाइन एंड बियर, ठीक है। और इस एनारोबिक रेस्पिरेशन को हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं। अभी हमने देखा था कि एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो ह्यूमन बींग्स में भी देखने को मिलता है। कौन सी सेल्स में? मसल सेल्स में। तो समटाइम्स मसल्स ऑफ ह्यूमन बींग्स कैन रिस्पायर विदाउट ऑक्सीजन। कभी कभी, हमेशा नहीं, नॉर्मल कंडीशन में नहीं, लेकिन कभी कभी जो ह्यूमंस की मसल्स होती हैं वो बिना ऑक्सीजन के भी रिस्पायर करती हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती हैं। ऐसा कब होता है? जब हम काफ़ी हैवी एक्सरसाइज या फिजिकल वर्क कर रहे होते हैं, जैसे कि रनिंग, वेट लिफ्टिंग, साइकिलिंग और वॉकिंग फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि जो मसल्स होंगी उनको रिक्वायरमेंट होगी ज़्यादा एनर्जी की और कॉन्टीन्यूअस रिक्वायरमेंट होगी एनर्जी की, क्योंकि वो कॉन्टीन्यूअसली उनको एनर्जी चाहिए होती है, लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई उस समय कम हो जाती है। तो ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने की वजह से एनारोबिक रेस्पिरेशन मसल्स परफॉर्म करने लगती हैं। और मसल्स में जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो एथेनॉल नहीं बनता है, बल्कि उसकी जगह पे एक नया बाई प्रोडक्ट बनता है जिसको हम बोलते हैं लैक्टिक एसिड, ठीक है। यही लैक्टिक एसिड हमारी मसल्स में डिपॉजिट हो जाता है और जिसकी वजह से हमें मस्कुलर पेन फील होता है, ठीक है, हमें मसल्स में पेन फील होती है। द लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट्स इन द मसल एंड कॉजेज क्रैम्प्स। तो इस वजह से हमें क्रैम्प्स और पेन फील होती है। एंड इसीलिए जब भी हम हैवी एक्सरसाइजेस करते हैं, कुछ हैवी फिजिकल वर्क करते हैं, तो हमें हमारी मसल्स में क्रैम्प्स होने लगते हैं। In order to get relief from cramps, we can take a hot water bath and massage our muscles. तो जब हम रिलैक्स करते हैं, हमारी मसल्स रिलैक्स करती है, तो फिर ये लैक्टिक एसिड जो होता है वहाँ से रिलीज़ आउट हो जाता है, हमारी मसल्स से बाहर निकल जाता है। तो जब ये मसल से बाहर निकल जाता है तो फिर हमारी मसल्स फिर से काम करने लगती है, फिर से क्रैम्प्स ख़त्म हो जाते हैं। तो जल्दी रिलीफ के लिए हम हॉट वाटर बाथ ले सकते हैं या फिर अपने मसल्स को मसाज कर सकते हैं, ताकि जल्दी से जल्दी जो है लैक्टिक एसिड वहाँ से रिलीज़ आउट हो जाए। हॉट वाटर बाथ या फिर मसाज से क्या होगा? ब्लड सर्कुलेशन हमारी मसल्स में बढ़ जाएगा और ब्लड वो क्या करेगा? लैक्टिक एसिड को वहाँ से रिलीज़ आउट कर देगा। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन इन द मसल सेल्स एंड ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के ही ब्रेक हो रहा है और क्या बन रहा है? लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। ये इसमें भी ग्लूकोज काफ़ी जो है वो इनकम्प्लीटली ब्रेक डाउन होता है, तो इसमें एनर्जी काफ़ी कम प्रोड्यूस होती है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को हम ब्रीदिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक फ़िज़िकल एक्टिविटी होती है और ये एक्सटर्नली परफॉर्म होती है, तो इसलिए हम इसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। और इंटरनल रेस्पिरेशन में हमने देखा कि सेल्स के अंदर जो है वो केमिकल रिएक्शंस हो रहे थे, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जा रहा था, चाहे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में या एब्सेंस में, एज़ पर द रिक्वायरमेंट, और एनर्जी रिलीज़ हो रही थी, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के बारे में। ब्रीदिंग या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन रिच एयर को बॉडी में इनटेक करना और आफ्टर द रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन, जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि वो वेस्ट प्रोडक्ट है, तो उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालना, ठीक है। तो इसी को हम ब्रीदिंग बोलते हैं।
और ब्रीदिंग करने के लिए हमारी बॉडी में कुछ ऑर्गन्स होते हैं, कुछ ऑर्गन्स के ग्रुप्स होते हैं जो ऑक्सीजन रिच एयर को इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज़ करते हैं, और इन ऑर्गन्स को हम रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स बोलते हैं। ठीक है, दे आर कॉल्ड रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग टाइप के रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स होते हैं टू एक्सचेंज द गैसेस। अब देखिए, क्योंकि इसमें ब्रीदिंग में दो काम हो रहा है, ऑक्सीजन रिच एयर को इनटेक किया जा रहा है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकाला जा रहा है। तो जब हम ऑक्सीजन रिच एयर को इनटेक करते हैं तो इसको हम बोलते हैं इनहेलेशन। इट इज़ कॉल्ड एज इनहेलेशन। इनहेलेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द एयर दैट कंटेन्स ऑक्सीजन इनसाइड द बॉडी। और एक्सहेलेशन क्या है? एक्सहेलेशन एक प्रोसेस, एक्सहेलेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से बाहर रिलीज़ करते हैं। तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ये अल्टरनेटिवली हमारी बॉडी में चलता रहता है और इसी दोनों को मिलाकर ही हम क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ब्रीदिंग रेट जो होती है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होती है, और इसको अगर हम डिफ़ाइन करें तो इट इज़ द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन अ मिनट। एक मिनट में कितनी बार आप ब्रीथ करते हो, इसी को हम ब्रीदिंग रेट कहते हैं। और अ ब्रीथ कैन बी डिफाइंड एज एन इनहेलेशन फॉलोड बाय एन एक्सहेलेशन। एक इनहेलेशन और कंप्लीट इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को हम क्या बोलेंगे? ब्रीथ बोलेंगे। ठीक है, ब्रीदिंग रेट हमारी बॉडी में कांस्टेंट नहीं होती है, फिक्स नहीं होती है। जब हम जब हम ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो हमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमारी ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है। और जब हम रिलैक्स्ड होते हैं, हम कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे होते हैं, तो हमारी ब्रीदिंग रेट स्लो हो जाती है। तो ये एज़ पर द बॉडी रिक्वायरमेंट ये डिफाइंड होता है। दिस इज़ सो बिकॉज द बॉडी नीड्स मोर ऑक्सीजन दैट कैन ब्रेक डाउन द फूड एंड प्रोड्यूस मोर एनर्जी। जब हम हैवी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए हम हैवी ब्रीदिंग करने लगते हैं, हमारा ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है। एन एवरेज एडल्ट ह्यूमन बीइंग ब्रीथ्स 15 to 18 times. This is breathe. ओके, एवरेज एडल्ट ह्यूमन जो है वो 15 से 18 बार एक मिनट में ब्रीथ करता है, लेकिन अगर एक्सरसाइज कर रहा है, कुछ हैवी फिजिकल वर्क कर रहा है, तो ये 25 टाइम्स तक भी हो सकता है पर मिनट। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रीदिंग और सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है, ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है, ये इंटरनल रेस्पिरेशन है, जिसको हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ब्रीदिंग में ऑक्सीजन इनटेक किया जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ किया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए सेल्स के अंदर ग्लूकोज का ब्रेक डाउन किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी। तो ये ब्रीदिंग को शो कर है और ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन को। Why do we feel hungry after doing a physical activity like walking or running? जब हम कुछ फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं तो हमें भूख क्यों लग जाती है? क्योंकि जब हम फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं तो जो भी हमारे बॉडी में फूड है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, तो सारा क्योंकि फूड कंज्यूम हो चुका रहता है तो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और हमें भूख लग जाती है, तो इसलिए हम फिर खाना खाते हैं। अब हम बात करेंगे मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो देखिए ब्रीदिंग के लिए हमारी बॉडी में पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो है वो कई सारे ऑर्गन्स हैं। सबसे पहले तो आपका नोज़ है, नोज़ में ओपनिंग जो होती है उसको नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं, और उस नॉस्ट्रिल के थ्रू एयर हम इनहेल करते हैं, और ये नॉस्ट्रिल कहाँ जाता है? फेरिंग्स में जाता है और उसके बाद ट्रैकिया में जाता है। ठीक है, ये एयर जो हमने नोज़ के थ्रू इनहेल की थी पहले फेरिंग्स में जाएगा और फिर ट्रैकिया को विंड पाइप भी बोलते हैं। अब ये विंड पाइप आगे जाके 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है ऐसे, और एक जो होता है वो राइट लंग में चला जाता है और दूसरा लेफ़्ट लंग में चला जाता है। ठीक है, तो लंग्स हमारा मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। जब ये एयर लंग्स में चली जाएगी तो फिर वहाँ पे लंग्स के अंदर ही जो होगा ऑक्सीजन को ब्लड में भेज दिया जाएगा, और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी उसको वापस लंग्स में डाल दिया जाएगा। ठीक है, और फिर ये जो पाथवे था उसके अपोजिट डायरेक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड मूव करेगी और रिलीज़ आउट हो जाएगी।
यहाँ पे हम देखेंगे कि जब हम ब्रीथ कर रहे होते हैं तो हमारी बॉडी में क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले जब हम इनटेक कर रहे होते हैं, ब्रीदिंग इन मतलब इनहेलेशन कर रहे होते हैं, तो हमें एयर को लंग्स में इनटेक करना होता है। तो इसके लिए क्या होता है कि हमारे जो लंग्स के चारों रिब्स होते हैं, रिब केज होता है, वो एक्सपैंड हो जाता है। ठीक है, उसकी वजह से हमारा चेस्ट एक्सपैंड हो जाता है। और यहाँ पर देखिए लंग्स के नीचे एक मस्कुलर शीट होती है जिसको हम बोलते हैं डायफ्राम। ये डायफ्राम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ऊपर की ओर। तो उससे क्या होता है कि नीचे की ओर इट एक्सपेंड्स डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो चेस्ट बाहर की तरफ एक्सपैंड हुआ और डायफ्राम नीचे की ओर, तो उससे क्या होगा कि लंग्स के अंदर का जो वॉल्यूम होगा वो बढ़ जाएगा। तो इस वजह से वॉल्यूम बढ़ने से वहाँ का प्रेशर कम हो जाएगा। तो बाहर से एयर क्या होगी, इस लो प्रेशर एरिया की तरफ रश करेगी, मूव करेगी और एयर जो है वो लंग्स में फिलअप हो जाएगी। ठीक है, और ठीक उसी वक्त हमारा जो एब्डोमेन होता है वो भी बाहर की तरफ एक्सपैंड करता है ताकि डायफ्राम नीचे की ओर कॉन्ट्रैक्ट कर सके। जब हमें ब्रीद आउट करना होता है तो क्या होता है कि हमारा डायफ्राम ऊपर की तरफ रिलैक्स हो जाता है और हमारा चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, अंदर की ओर हो जाता है। तो ऐसा करने से क्या होता है कि हमारा जो लंग्स के अंदर का वॉल्यूम होता है वो कम हो जाता है। वॉल्यूम कम होने से प्रेशर बढ़ जाता है और बाहर प्रेशर कम होता है, तो एयर जो होती है वो ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ मूव करने लगती है, मतलब बाहर निकल जाती है। इस तरीके से हम एयर को एक्सहेल कर लेते हैं। नाउ विल टॉक ब्रीदिंग इन अदर ऑर्गेनिज्म। अभी आपने देखा कि ह्यूमंस में तो लंग्स होते हैं, लंग्स के थ्रू वो रिस्पायरेशन कहते हैं, लेकिन अदर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉकरोच में। कॉकरोच एक इंसेक्ट है, तो इसमें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं ट्रैकिया, और ट्रैकिया जो होता है यहीं पर एक्सचेंज ऑफ गैस कंप्लीट होता है। और ट्रैकिया जो है वो बॉडी सरफेस पे होल्स के थ्रू ओपन होती है, उन होल्स को हम स्पायरकल्स कहते हैं। उस स्पायरकल्स के थ्रू ही एयर एंटर करती है ट्रैकिया में, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाहर निकलती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कॉकरोच का, देखिए ये एयर सैक है और ये स्पायरकल है जहाँ से ओपनिंग होगी, और दिस इज़ द ट्रैकियल ट्यूब्स। Now I'll talk breathing in earthworm. Earthworm have a soft, sliming and moist skin. तो इनका जो स्किन होता है वही इनका रिस्पायरेटरी ऑर्गन होता है। मॉइस्ट स्किन के थ्रू ही वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कंप्लीट करते हैं। अंडर वाटर अगर हम बात करें तो जो पानी के अंदर रहते हैं ऑर्गेनिज्म, उनके लिए स्पेशल रिस्पायरेटरी ऑर्गन होता है, इसको हम बोलते हैं गिल्स। ठीक है, जैसे कि फिशेस में, तो फिशेस में गिल्स होते हैं और इन गिल्स में ही क्या होता है कि एयर का एक्सचेंज होता है। ठीक है, गैसवस एक्सचेंज होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज़ द गिल्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट द रिस्पायरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में भी रिस्पायरेशन होता है, उनको भी एनर्जी की ज़रूरत है, तो उनकी सेल्स भी ऑक्सीजन इनटेक करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करती हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन इनटेक करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करने के लिए उनके पास कौन सा ऑर्गन होता है, तो अभी हम देखेंगे। तो प्लांट्स के जो लीव्स होती हैं उनके लोअर सरफेस पे बहुत ही स्मॉल माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। ठीक है, ये स्टोमेटा जो है इन्हीं के थ्रू ये गैसवस एक्सचेंज कंप्लीट होता है। और जो ओल्ड स्टेम होते हैं, वुडी स्टेम होते हैं, वहाँ पर होल्स होते हैं बहुत सारे जिनको बोलते हैं लैंटिकल्स। ये लैंटिकल्स जो होते हैं वो देखिए यहाँ पर, इन लैंटिकल्स के थ्रू ये जो ओल्ड स्टेम होती हैं वो गैसवस एक्सचेंज करती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टोमेटा। ठीक है, ये लीफ का एक सेक्शन जूम करके आपको दिखाया गया है। दिस इज़ द होल एंड इस स्टोमेटा के थ्रू देखिए गैसेस जो है वो एंटर हो रही हैं और रिलीज़ हो रही हैं। So that's all for this video. Now this is the time for your home assignment. Here are some questions given to you. You have to find the answers of the following question and you have to write it in your practice copy. सबसे पहले आपको give one word for the following solve करना है। The first question is opening in the stem for the exchange of gases. स्टेम में जो ओपनिंग्स होती हैं गैसवस एक्सचेंज के लिए उन्हें हम क्या कहते हैं। सेकेंड, प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, व्हाट इज़ इट कॉल्ड। आयरन पिगमेंट जो हमारे ब्लड में होता है उसको हम क्या बोलते हैं। And here are the some questions you have to find out the answer. The first is what is respiration. Second, differentiate between breathing and respiration. Third, how does the exchange of gases take place in the plants.
एंड द फोर्थ वन इज़ डिफ्रेंशिएशन बिटवीन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। एंड वाई डू माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन विद देम, ठीक है, ये डू है, दिस इज़ डू। वाई डू माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन विद देम, ये आपको फाइंड आउट करना है और अपनी प्रैक्टिस कॉपी में लिखना है और लर्न भी करना है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।